अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमने एमडी कैट का अगला लेक्चर डिस्कस करना है। हमारा पहले यूनिट से 2 लेक्चर बच गए। एक हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे और दूसरा जो है क्रोमोसोम को डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं आपको सेकंड ईयर से, एक्चुअली वो फर्स्ट ईयर में नहीं है, वो सेकंड ईयर से हमने पढ़ना है। वो हमने उसके लेवल्स को डिस्कस करना है, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है हमने। तो पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन द सेल। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देती है। ये देखें, ये मैंने एक सेल बनाया है जो है एनिमल सेल, ठीक है। इस एनिमल सेल के सेंटर में देखें, आपको एक स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल है, नजर आ रही है। वो क्या चीज है? वो न्यूक्लियस है। इसी तरह मैंने एक और सेल बनाया है, दैट इज अ प्लांट सेल। ये हमारे पास प्लांट सेल है। बाहर की तरफ देखें, ये सेल वॉल है। इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है और उसकी वजह से इसका न्यूक्लियस जो है वो साइड पे मूव कर जाता है। ये क्या चीज है? ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। और ये क्या चीज है? ये है न्यूक्लियस। तो दोनों में देखें, ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको नजर आती है, ये क्लियरली विजिबल होती है, ठीक है। और इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, इसे ब्रेन ऑफ द सेल का नाम भी दिया जाता है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1836 के अंदर, सॉरी 1831 के अंदर, ठीक है। और एनिमल सेल में देखें, द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये एनिमल सेल है, यहाँ सेंटर पे नजर आ रहा है। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल, ये हमारे पास जो सेल है ये प्लांट सेल है। इसमें आप देखें, जो न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है वो पेरिफेरल नजर आ रहा है, वो आपको साइड पे नजर आ रहा है। साइड पे किस लिए नजर आ रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट इज अ वैक्यूल विच इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, इसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो आपको क्या नजर आ रहा है? पेरिफेरल नजर आ रहा है, आपको जो है वो साइड पे नजर आ रहा है। उसके बाद हम शेप ऑफ द न्यूक्लियस को अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, कि न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है। द न्यूक्लियस में भी इरेगुलर और स्फेरिकल। जैसे देखें, मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाई, इसमें मैंने स्फेरिकल बनाया। बाज जगह पे जब न्यूक्लियस को बनाया जाता है, ये स्फेरिकल भी बनाया जाता है या इरेगुलर फॉर्म में भी इस तरह भी दिखाया जाता है, ऐसे शो किया जाता है, रेगुलर फॉर्म में भी आपको नजर आता है, ठीक है। जो हमारे पास न्यूक्लियस है, बाज सेल ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक न्यूक्लियस नजर आता है, ठीक है। ऐसे सेल्स को हम यूनी न्यूक्लिएट का नाम देते हैं, उन्हें यूनी न्यूक्लिएट कहा जाता है, ठीक है। जैसे स्किन सेल है, इसी तरह ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। उनके सेंटर में आपको क्या नजर आता है? एक ही न्यूक्लियस नजर आता है। बाज सेल ऐसे होते हैं जिनमें आपको 2 न्यूक्लियस नजर आते हैं। जैसे जो फंजाई में आपने पढ़ा हुआ है, हम डायक्रियाटिक का नाम भी देते हैं। फंजाई में बाज फेजेस में आपको जो है यहाँ पे आपको कितने न्यूक्लियाई नजर आते हैं? इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई नजर आते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, इन्हें डायक्रियाटिक का नाम भी दिया जाता है। इसी तरह बाज सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको बहुत सारा न्यूक्लियस नजर आते हैं, उन्हें हम मल्टी न्यूक्लिएट का नाम देते हैं, उन्हें हम कोइनोसाइटिक सेल का नाम देते हैं, विच कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। जैसे हमारा स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक स्केलेटल मसल है। इस स्केलेटल मसल के अंदर आपको जो है पढ़ाऊंगा भी, आगे हमारा टॉपिक भी है, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई नजर आते हैं। इसी तरह ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसके अंदर भी आपको जो है वो क्या नजर आते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आते हैं। और बाज सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उनको हम किसका नाम देते हैं? ए न्यूक्लिएट का नाम देते हैं, उन्हें ए न्यूक्लिएट कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, सीव ट्यूब सेल, ये टीटीएस में क्वेश्चन भी आया होता है। सीव ट्यूब सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें आपको किसी किस्म का कोई भी न्यूक्लियस नजर नहीं आता। तो ये न्यूक्लियस की बेस पे हमारे पास सेल की 4 टाइप्स आ जाती है, एक यूनी, दूसरा बाय, तीसरा मल्टी, और चौथा जो है वो क्या आ जाता है? ए न्यूक्लिएट आ जाता है, ए न्यूक्लिएट। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? बेटा, अगर हम इस न्यूक्लियस को मैं उठा के बाहर बनाऊं, ये न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है, ये मैंने न्यूक्लियस उठा के क्या किया? बाहर बनाया। दिस इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं, पहला इसका जो कंपोनेंट है विच इज द न्यूक्लियर इनवेलप। इसका जो पहला कंपोनेंट क्या आ जाता है? न्यूक्लियर इनवेलप आ जाता है। दूसरा कंपोनेंट, इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आपको कुछ फ्लूइड नजर आता है,
ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं किसका, इसका दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इसका दूसरा कंपोनेंट आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा भी इनके पास यहाँ पे कोई डार्कली स्टेन बॉडीज आपको नजर आती है। मैं यहाँ रेड कलर में बना रहा हूँ, दो बना देता हूँ, एक या दो हो सकती है। ये इसका तीसरा कंपोनेंट आ जाता है विच इज अ न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियोलाई का नाम दिया जाता है। और इसमें जो चौथा कंपोनेंट है वो आपको न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे दागे नमा स्ट्रक्चर नजर आती है। ठीक है, इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं विच इज अ फोर्थ कंपोनेंट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमैटन का नाम देते हैं, जिन्हें क्रोमैटन कहा जाता है। यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है बाद में चेंज हो जाते हैं, किसमें, रॉड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये चार कंपोनेंट हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लियस में। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। अच्छा जी, और ये जो कंपोनेंट है इनकी केमिकल कंपोजिशन देखी जाए, किससे बने होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें आपको नजर आती है। न्यूक्लियस के अंदर तीन चीजें आपको नजर आएंगी। न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए नजर आएगा, ठीक है, हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके अंदर आपको आरएनए नजर आता है, और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो तीन चीजों से जो है वो क्या होता है, मिलके ये बना हुआ होता है। इसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर ये तीन चीजें आ जाती है। मैंने आपको बता दी कौन कौन सी हैं। हम एक एक को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है जी, ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा होगा, विच इज अ न्यूक्लियर एनवेलप। पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है। अच्छा जी, न्यूक्लियर एनवेलप इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने अभी बनाया यहाँ पे आपके लिए, न्यूक्लियस को मैंने खोल के बाहर की तरफ बनाया था। ये देखें, ये हमारे पास है न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप देख लें, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन इन कवरिंग दैट मेक द बाउंड्री ऑफ द, यही बाउंड्री बनाती है न्यूक्लियस का। ठीक है, और ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स होती हैं दैट आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ आपको फ्लूइड नजर आता है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन के बीच में। दिस इज अ आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, और दूसरी जो है इनर मेम्ब्रेन आ जाती है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्लूइड होती हैं, एक फ्लूइड की एक सेपरेट होती है फ्लूइड की मदद से, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर, पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम दिया जाता है। और स्पेस के अंदर आपको क्या नजर आता है, फ्लूइड नजर आता है, या फ्लूइड होता है। इन मेम्ब्रेन की हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ये लिपिड बाइलेयर, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन हमने पीछे एक जगह भी डिस्कस किया था, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन है सेम इसी तरह इनकी भी केमिकल कंपोजिशन है। जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की केमिकल कंपोजिशन है सेम इनकी भी जो है वही केमिकल कंपोजिशन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों ने याद रखना है। और ये दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली किसका नाम दिया जाता है, न्यूक्लियर इनवेलप का नाम दिया जाता है। केमिकली देखा जाए तो ये किससे बनी होती है, लिपिड, लिपिड ये बनी होती है किससे, लिपिड बाइलेयर से जो है ये बनी होती है, विच इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा जी, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की बाहर वाली आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है यहाँ पे, दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे बात करते हैं हम, ये इस मेम्ब्रेन के साथ बाहर की तरफ आपको ग्रेनुलर स्ट्रक्चर अटैच होते हुए नजर आएंगे, विच आर क्या है, राइबोसोम्स। आपको पता राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटो ये वाला रीजन सारे का सारा क्या है, ये साइटोप्लाज्म वाला रीजन है। यहाँ पे आपको राइबोसोम मिलते हैं। तो वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ आपको क्या नजर आते हैं, अटैच होते हुए नजर आते हैं। फिर हमने एक पीछे वाले लेक्चर में बात की भी थी कि यहाँ पे आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आती है, एक्चुअली जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी नजर आती है यहाँ पे, जिन्हें हमने किसका नाम दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Here we see that the outer membrane is connected with ribosomes। ये राइबोसोम के साथ भी जुड़ी है। outer membrane is also connected with, वो किससे जुड़ी होती है, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके साथ भी जो है इनकी क्या होती है, अटैचमेंट होती है, या इनसे जो है वो क्या होते हैं, जुड़े हुए आपको नजर आते हैं। अच्छा जी, हाँ, बाज जगह ऐसी हैं जहां पे ये दोनों मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। डायग्राम में देखें, ये देखें, ये बाज जगह पे ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड, ये अटैच नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और ये जब एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो उनकी वजह से क्या क्रिएट होते हैं,
पोर्स क्रिएट होते हैं, जिन्हें हम किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। ये जो पोर्स बने हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपको, दीज पोर्स आर नोन एज, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो पोर का नाम देते हैं, न्यूक्लियो पोर्स कहा जाता है। और ये तब बनते हैं जब दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। तो इन पोर्स की वजह से फायदा क्या होता है कि कोई भी चीज जो है, यहाँ जो पोर्स बने, कोई भी चीज ये देखिए साइटोप्लाज्म में जा सकती है, या कोई भी चीज जो है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जा सकती है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगी, और या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में उसने क्या करना है, मूव करना है। तो इस मूवमेंट को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का नाम दिया जाता है। अब कौन सी चीजें सेल के अंदर जाती है, कौन सी चीजें सेल से बाहर जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टेक्निकल पॉइंट है, समझना इसमें कौन सी चीजें सेल से। अच्छा जी, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है, न्यूक्लियस के अंदर आप कहेंगे कि सर यहाँ डीएनए होता है, क्या डीएनए सेल से बाहर आता है, नहीं आता ना। तो डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए। तो बेटा जो आरएनए होता है वो हमेशा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो राइबोसोमल प्रोटीन्स होती हैं, आपको पता है राइबोसोम्स कहां बनते हैं, वो भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बनते हैं। उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी हमेशा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करती है। दो चीजें रटा लगा ली, एक तो आरएनए और दूसरा राइबोसोमल प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस से हमेशा कहां मूव करेंगी, साइटोप्लाज्म में मूव करेंगी। इसी तरह कौन सी चीजें अब जो है न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं, कौन सी चीजों ने न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है, तो इसमें देखें न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए बनता है। तो डीएनए को बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उनका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। अंदर सारा काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स सेल के अंदर जाएंगे, लिपिड्स सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे। इसी तरह सिग्नल्स, जो भी सिग्नल्स आते हैं, जो भी मैसेज आता है न्यूक्लियस के पास, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी किसके पास आती है, न्यूक्लियस के पास आती है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इसी तरह जो लिपिड्स होते हैं वो भी सेल के अंदर जाते हैं, जो सिग्नल्स हैं वो भी क्या करते हैं, सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर मूव करेंगे, या न्यूक्लियस के अंदर मूव। तो आपको मैंने बात समझा दी, कौन सी चीजें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आती है, कौन सी चीजें साइटोप्लाज्म से जो है वो क्या करेंगी, न्यूक्लियस में मूव करेंगी। वो किस तरह मूव करेंगी, इन्हीं पोर्स के थ्रू मूव करेंगी, जिन्हें हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियो पोर्स का नाम दिया था, न्यूक्लियो पोर्स कहा जाता है इन्हें। अच्छा जी, न्यूक्लियर पोर some न्यूक्लियर पोर्स कंटेन, these न्यूक्लियर पोर कंटेन्स some स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। इनके अंदर आपको खास किस्म की प्रोटीन नजर आती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोरेंस प्रोटीन का नाम। सुराख को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर्स। और यहाँ आपको रेड कलर में एक प्रोटीन नजर आ रही है, इनको हम कहेंगे न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन का नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स कहा जाता है। न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन्स यही वो प्रोटीन्स होती हैं जो आपको न्यूक्लियोपोर्स के अंदर नजर आती हैं, ठीक है। अच्छा, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इन पोर्स में से बड़े आराम से जो है, इन पोर्स में से, जैसे ये पोर्स की बात की थी, वो अंदर जाना चाहे या बाहर जाना चाहे, वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बट जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें मूवमेंट के लिए खास किस्म की सिग्नल्स चाहिए, उन्हें खास किस्म की रिसेप्टर चाहिए, तब जो है वो क्या करेंगे, जाके जो है वो इन न्यूक्लियोपोरन प्रोटीन्स की मदद से सेल के अंदर या बाहर जा सकते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज into and out of the nucleus, but the larger molecule need some signal, need some receptors, जिनकी मदद से वो न्यूक्लियोपोरेंस प्रोटीन्स के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, सेल के अंदर या सेल के बाहर जो है वो, देख ले यहाँ पोरेंस प्रोटीन नजर आ रही है, जिन्हें हमने न्यूक्लियोपोरेंस का नाम दिया। यही वो पोर्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस से बाहर मूवमेंट करवाते हैं या वो करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये फर्स्ट कंपोनेंट मैंने आपको समझा दिया। दूसरा हमारे पास आ जाता है, ये ग्रीन कलर में शायद आपको नजर आ रहा हो, द सेकंड कंपोनेंट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ये देखें, ये न्यूक्लियस वो मैंने फिर वही बाहर बने साफ किया, फिर दोबारा बना रहा हूं आपके लिए। ये न्यूक्लियस हमने क्या किया, ये न्यूक्लियस बनाया है, ये सेल से अंदर से निकाल के मैंने बाहर बनाया। इस न्यूक्लियस के अंदर, अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ यहाँ आपको फ्लूइड नजर आता है, दिस फ्लूइड इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे हम किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ ट्रांसपेरेंट, ये बिल्कुल शफाफ होता है, सेमी फ्लूइड होता है, सेमी सॉलिड होता है। ये जो उसका ग्राउंड सब्सटेंस है, ये किससे बना हुआ होता है, इट कंटेन प्रोटीन्स। इसमें यहाँ पे आपको प्रोटीन नजर आती है। इट कंटेन एंजाइम्स, यहाँ पे भी बात की थी, डीएनए बनता है तो डीएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए बनेगा तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, आरएनए पॉलीमरेज नजर आएगा। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, क्योंकि डीएनए आरएनए किससे बना होता है, हमेशा न्यूक्लियोटाइड से बना होता है,
ठीक है, और कुछ जो है वो मेटल्स आयन चाहिए विच एक्ट एज किसके तौर पे काम करते हैं, जो को एंजाइम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें आपको कहाँ नजर आएंगी, ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सारी की सारी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होंगी। अभी मैंने बताया था इसकी जो प्रोटीन्स होती हैं, हमने पीछे डिस्कस किया था, वो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। इट आल्सो कंटेन हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें आपको क्या नजर आएंगी, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी नजर आएंगी। और इन हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से आपको पता है यहाँ बाहर ये क्या चीज है, ये साइटोप्लाज्म है। दिस रीजन इज अ साइटोप्लाज्म। और अंदर हमने क्या पढ़ा, दिस रीजन इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर की तरफ जो है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से सेपरेट करती है, इसे क्या बनाती है, अलग बनाती है। ये एक दूसरे से जो है वो क्या है, मुख्तलिफ है। इन्हें हम सेम नहीं कंसीडर करते, इन्हें मुख्तलिफ कंसीडर करते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ आपको क्या नजर आती है, हिस्टोन प्रोटीन नजर आती है। यहाँ पे क्या होंगी, हिस्टोन प्रोटीन होंगी या होती है। In the next article is the next component is न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही यहाँ पे आपको कुछ डार्कली स्टेन बॉडीज नजर आ रही है, दीज आर द न्यूक्लियोलस। इन्हें हम किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। अगर ये जैसे दो मैंने बनाए हैं तो प्लूरल फॉर्म में होंगे तो इसे न्यूक्लियोलाई भी कहा जाता है, एक अगर होगा तो उसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर बाय द साइंटिस्ट, उसका नाम है पैलेड, इसी पैलेड ने इसको डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस, मैंने पीछे भी अब आपको लिखवाया था एक पॉइंट, ये क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं विच आर प्रेजेंट इन ये रीजन कौन सा है, अभी पढ़ा है हमने, ये रीजन है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये डार्कली स्टेन बॉडीज, विजिबल बॉडीज होती हैं जो आपको नजर आती हैं। दूसरे कंपोनेंट की निस्बत ये काफी क्लियर होती है जब इन्हें देखा जाए या देखते हैं हम इसे। एक सेल के पास एक भी न्यूक्लियाई हो सकता है, दो भी न्यूक्लियाई हो सकते हैं, या आपको ज्यादा भी नजर आ सकते हैं। यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस अपीयर कब होते हैं, ड्यूरिंग इंटरफेज। ये बड़ा आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। देखिए ये सेल है, ये सेल मैं कहता हूं ये इंटरफेस का सेल है। आपको कैसे पता लगा ये इंटरफेस का सेल है, क्योंकि ये न्यूक्लियस इसके अंदर विजिबल है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो सेल है ये इंटरफेस का सेल है, नॉन डिवाइडिंग फेज का सेल। ओ भाई, डिवाइडिंग फेज में न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है तो उसके अंदर वाले कंपोनेंट अपीयर होंगे, नहीं होंगे ना, तो वो भी डिसअपीयर हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है न्यूक्लियोलस अपीयरिंग ड्यूरिंग इंटरफेज, क्योंकि न्यूक्लियस भी तब अपीयर हो रहा होता है। और न्यूक्लियोलस डिसअपीयरिंग ड्यूरिंग डिवाइडिंग फेज, क्योंकि न्यूक्लियस तब डिसअपीयर हो जाएगा तो न्यूक्लियोलस ऑटोमेटिकली उसमें से क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे या उसमें से डिसअपीयर हो जाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोलस हमने पढ़ा है, मैं अगर इसका स्ट्रक्चर यहाँ आपके लिए इसको फर्दर हम मैग्नीफाई करें, इसे खोल के बनाए, यहां हम बनाते हैं, तो ये न्यूक्लियोलस जो है ये किस तरह दिखाई देगा, ये आपको कैसे दिखाई देता है। ठीक है, इसका जो बाहर वाला रीजन होता है वो ग्रेनुलर आपको नजर आता है। ये देखें, इस पेरिफेरल रीजन इज ग्रेनुलर। पेरिफेरल कहते हैं बाहर वाले को। ये इसका कौन सा है, पेरी, ये दैट इज अ पेरिफेरल रीजन विच इज अ क्या है, ग्रेनुलर। दाने नमा आपको नजर आ रहा है, ये दाने नमा। ये दाने नमा है क्या चीज है, ये एक्चुअली ये क्या है, ये राइबोसोम्स है। ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये हमारे पास राइबोसोम्स आ जाते हैं। और इसका जो सेंट्रल रीजन है, ये देखें, ये इसका सेंट्रल रीजन आपको नजर आ रहा है, ये फाइब्रल है। ये कौन सा रीजन है, सेंट्रल है। और कौन सा है, फाइब्रल, धागे नमा आपको नजर आ रहा है, धागे नमा नजर आ रहा है। ये किससे बना होता है, ये दो चीजों से बना होता है। एक है राइबोसोमल आरएनए प्लस जो है कंप्लीमेंट्री आरडीएनए भी लिखते हैं, सीडीएनए भी लिखते हैं। ये कंप्लीमेंट्री डीएनए वाले रीजन से जो है ये क्या होता है, ये बना हुआ होता है। अच्छा जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या चीज बनती है। न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम होती है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहा जाता है। ये टेस्ट के अंदर भी पूछा है, इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम का नाम भी दिया जाता है। हियर वी कैन सी अ डायग्राम व्हिच ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैंने बात कर दी है इस पे, कि ये आपको न्यूक्लियोलस वाला रीजन नजर आ रहा है, यहाँ पे ये अंदर न्यूक्लियोलस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, और क्या चीजें, वो मैंने आपको न्यूक्लियोपोर्स भी बता दी है, न्यूक्लियर बल्ब के बारे में बात कर दी है, जो क्रोमेटन है उस पर भी मैंने डिस्कस कर दिया। ये सारी चीजें हमारे पास क्या आ जाती हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज क्रोमेटन। हमारे पास अगला जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाता है, वो क्रोमेटन आ जाता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट इज क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, जो आपको ऊपर ग्रीन कलर में नजर भी आ रहा है। ये हमने किसकी बात करनी है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। मैंने साफ कर देता हूँ सारा ये स्ट्रक्चर भी, ठीक है। हमने क्रोमेटिन और क्रोमोसोम की बात करनी है। अच्छा जी, क्रोमेटिन क्या होते हैं, ये देखिए ये मैं न्यूक्लियस वाला रीजन बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको धागे नमा जो स्ट्रक्चर नजर आते हैं, इस तरह के ये स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्रोमेटिन होते हैं। नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये देख लें, ये धागे नमा स्ट्रक्चर है। और क्रोमेटिन बना किससे होता है, क्रोमेटिन मेड अप ऑफ डीएनए एंड, ये किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। अच्छा जी, और ये आपको तब नजर आते हैं जब सेल किस फेज में होता है, इंटरफेज में होता है। जब सेल किस फेज में होता है, इंटरफेज मीन नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर। अगर सेल डिवाइडिंग फेज में है तो न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। दिस क्रोमेटिन चेंज इनटू, ये क्रोमेटिन किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, ये क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाते हैं। तब आपको सेल के अंदर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। ये सेल है, अब न्यूक्लियस नहीं है, दिस इज अ सेल, ये हमारे पास सेल है। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया सेल में से। इसके अंदर आपको इस तरह के रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जिन्हें हम किसका नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। क्रोमोमीन, कलर सोमीन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडीज का कहा जाता है। विच आर थिक इनफ, ये मोटे होते हैं क्योंकि क्रोमेटिन जो है यहाँ पे इन्हीं क्रोमेटिन से ये बने हुए होते हैं। विच कैन बी सीन वेरी इजीली थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप, जिन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें, जो डिटेल में पढ़ाऊंगा भी आगे, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। ये मैंने एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना दिया है भाई, ये देखें, ये आपको यहां से मैंने खोल के ये स्ट्रक्चर बना दिया है। इसमें आपको जो है क्रोमोसोम में देखें, क्रोमोसोम के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, जिन्हें हम किसका नाम देते हैं, क्रोमेटिड्स। दीज आर द, ये क्या है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जिस जगह से ये जुड़े होते हैं उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। उसे हम किसका नाम देते हैं, उसे हम सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। सेंट्रोमेयर में यहां एक प्रोटीन होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन का नाम देते हैं। दीज काइनेटोकोर प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं ना, तो इन काइनेटोकोर प्रोटीन की मदद से वो स्पिंडल फाइबर के साथ जाके वहां पे वो क्या होंगे, अटैच होंगे, या उन्होंने अटैचमेंट का काम वहां पे करना होता है। अच्छा जी, इसी तरह जो सेंट्रोमेयर की बात मैंने कर दी है, सेंट्रोमेयर क्या काम करेंगे, किस तरह काम करते हैं, वही पॉइंट लिखे हुए। और जो जब ये क्रोमोसोम देखें, ये एक डायग्राम देख लें आप, यहाँ उसने लिखा हुआ है, ये हमारे पास सेल है। जब ये डिवाइडिंग फेज में जाता है तो यहाँ स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ये स्पिंडल फाइबर बने, ये क्या है, ये है स्पिंडल फाइबर्स। इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे जाके क्या हो जाते हैं, ये देखिए, ये अरेंज हुए हैं। और जो किससे अटैच है, ये यहाँ पे सेंट्रोमेयर के पास जो प्रोटीन होती है उसका नाम काइनेटोकोर प्रोटीन है। और उस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ एक जो स्पिंडल फाइबर है, एक पोल से आ रहा है, दूसरे पोल से आ रहा है, जो उसको क्या करवाता है, अटैचमेंट करवाता है। ईच काइनेटोकोर फॉर्म द साइट ऑफ अटैचमेंट, देख लें ये साइट है फॉर अ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, एक ही माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जो बने हुए होते, वो उसके साथ अटैचमेंट करवाएंगे यहाँ पे। Some chromosome may have another point of union along the length of chromatids, ठीक है। बाद क्रोमोसोम में इसके अलावा एक और भी पॉइंट होता है जहां से वो क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं, जिसे हमने जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम दिया है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। मैं आगे पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा भी दोबारा, क्योंकि हमारा अलग टॉपिक भी है क्रोमोसोम का। ये क्रोमोसोम है, ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, विच इज अ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर इज आल्सो नाउन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इन्हें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। कहता है पास क्रोमोसोम में अटैचमेंट के लिए एक जगह और भी होती है, ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है, दूसरी जो जगह है इसके अलावा, इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दिस इज अ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, विच इज आल्सो नाउन एज, इसको हम एक नाम और भी देते हैं, इसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन का नाम दिया जाता है। दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोलस। और आप याद रखना, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कम से कम एक सेल के अंदर एक आपको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन नजर आता है, जिससे न्यूक्लियोलस बनता है। और देख लें, हमने बात की थी सेल के पास एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस, कम से कम एक न्यूक्लियोलस आपको नजर आएगा। वो जो किससे बनेगा, वो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन है, उसी से जो है ये क्या होता है,
ये बनता है या उससे ये बनेगा। ये डायग्राम देख लें क्रोमोसोम की, ये मैंने अभी बताया था सेंट्रोमेयर वाला रीजन है, क्रोमोसोम है। यहाँ आपको कैनेटिक और प्रोटीन नजर आती है, हमारे पास क्या आ जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाते हैं, जो स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैंने खुद आपको समझा दी ये सारी चीजें हैं क्या। एक चीज को आपने याद करना है, रटा लगाना है, वो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मैंने पूरी बुक से, जितनी भी पंजाब की बुक है और फेडरल की बुक है, जितनी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सारे के सारे मैंने यहाँ लिख दिए टेबल की फॉर्म में। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में एक पे बात करूंगा, दूसरी आपको समझ आ जाएगा। क्रोमोसोम हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। वुमेन के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हैप्लॉइड की बात करें 23, तो टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। चिंपैंजी के पास टोटल 48 क्रोमोसोम होते हैं। ओनियन के पास टोटल 16 क्रोमोसोम होते हैं। गार्डन पी के पास टोटल 14 क्रोमोसोम होते हैं। फ्रॉग के पास 26, ड्रासोफिला के पास 8 क्रोमोसोम होते हैं। पोटैटो में 48 क्रोमोसोम होते हैं। पिजन में 80 क्रोमोसोम होते हैं। जो पेंसिलियम है इसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं। और फंस में मोर देन जो है 100 आपको क्या नजर आते हैं, सॉरी मोर देन 1000 जो है वो क्या नजर आते हैं, आपको क्रोमोसोम नजर आते हैं। पेयर की बात करें इसमें मोर देन 500 पेयर्स आपको क्रोमोसोम के नजर आएंगे। क्रोमोसोम का नंबर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना होता है मैंने आपसे बात कर दी, आपको मैंने समझा दिया। मैंने जो इससे पिछला टॉपिक पढ़ाया था वो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था। मैं इस वीडियो के अंदर दोनों के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया के भी और न्यूक्लियस के भी। हम माइटोकॉन्ड्रिया के न्यूक्लियस डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर। मैंने कल आपसे बात की थी, बाहर वाली मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की स्मूथ होती है, अंदर वाली में इन फोल्ड्स होते हैं। तो दोनों मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट है। स्ट्रक्चरली डिफरेंट एंड फंक्शनली सिमिलर। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर नहीं होते। स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होते। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, अल्फा। ये अंदर वाली और बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों हिसाब से जो है वो क्या नजर आती है, आपको डिफरेंट नजर आती है या डिफरेंट होती है। ठीक हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, द इनफोल्ड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नाउन एज, उसे हम किसका नाम देते हैं, कल बताया था मैंने आपको, उसको हम कहते हैं ग्रेना। नहीं, थैलाकाइन मेम्ब्रेन भी गलत हो गया, इंटरग्रेनम भी गलत हो गया। द राइट ऑप्शन इज, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी का नाम दिया, तो उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रिस्पायरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ऑल ऑफ दीज। कल मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के जो एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवाने में मदद करते हैं। द राइट ऑप्शन इज डेल्टा, ऑल ऑफ दीज जो है इसमें क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी चौथा क्वेश्चन, द F0 F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन, कहां होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, आउटर मेम्ब्रेन में तो नहीं होते, वहां पोरेंस होती है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जी भाई इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी नहीं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। गॉट इट। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। कल मेरी लाइन मैंने बोली थी, दो ऑर्गेनेली सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहलाते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। देख ले, माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ये गलत हो गया। क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम की वजह से ये गलत हो गया। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइट ऑप्शन, चार्ली इज अ राइट ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली जो है इसका क्या आ जाता है, राइट ऑप्शन आ जाता है। ये 5 क्वेश्चन जो है मैंने लिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। आज हमने न्यूक्लियस पढ़ा है तो इसके एमसीक्यूज भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियस में से, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं, डीएनए स्टोरेज इन रेप्लिकेशन, ऑब्वियसली डीएनए को स्टोर भी करता है, रेप्लिकेशन भी करता है, ये इसका चार्ली राइट ऑप्शन है। सेल सिग्नलिंग तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, ये भी गलत हो गया। एमडीकैट 2019 का क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। अभी पढ़ाया था, राइबोसोम को कौन बनाता है, राइबोसोम की सिंथेसिस कौन करता है, वो करता है न्यूक्लियोलस। कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है। ठीक हो गया, ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, जो
एमडी कैट 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आरएनए इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियोलस। मैंने भी बताया था कौन सा आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए नहीं, ट्रांसफर आरएनए नहीं, राइबोसोमल आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, राइबोसोमल आरएनए। आगे है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये भी गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या न्यूक्लियर पोरेंस प्रोटीन्स, उनका काम क्या होता है। ये एमडी कैट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। टू सिंथेसाइज प्रोटीन नहीं, टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन नहीं, रेगुलेशन का काम तो नहीं। टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अक्रॉस द न्यूक्लियर एनवेलप। ये राइट ऑप्शन है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी इनका काम नहीं है। तो चौथे का राइट ऑप्शन क्या बनता है, चार्ली जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करती है। एमडी कैट 2017 का क्वेश्चन है। टू सिंथेसाइज आरएनए नहीं, टू रेप्लिकेट डीएनए नहीं, टू पैक डीएनए इनटू क्रोमेटिन, इनका काम होता है पैकिंग करना। आगे वाले लेक्चर में हम डिटेल में बात भी करेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, चार्ली। टू डिग्रेड प्रोटीन नहीं। तो 5वें का राइट ऑप्शन क्या है, चार्ली हमारे पास आ जाता है। छठा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज्ड टू स्टेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए कौन सा डाई इस्तेमाल किया जाता है। हम न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए बेसिक डाई जैसे हेमाटोक्सिलीन और इसी तरह फ्यूजन डाई होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम न्यूक्लियस को क्या कर सके, स्टेन कर सके। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।